नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए गाला पेपर 5 साइंस का सॉल्यूशन सेक्शन बी। ओके, सेक्शन ए ऑलरेडी अपलोडेड है और पेपर 4 तक सारे पेपर्स आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट जो है वो अलग अलग बना के रखी हुई है, लिंक भी दे दूंगी मैं आपको। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 5 का सेक्शन बी। तो अब सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क का रहता है, आपको पता ही है। तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन द सॉइल। ठीक है, तो पीएच का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो देखिए, हर एक प्लांट के लिए ना सॉइल अलग अलग टाइप की चाहिए होती है। लाइक उसका पीएच लेवल अलग चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके, तो अब कौन सी सॉइल किस प्लांट के लिए सूटेबल रहेगी उसको हम लोग पीएच के वैल्यू के हिसाब से चेक कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल है कि श्रब। ठीक है, अब जो श्रब्स होते हैं ना वो पीएच लेवल 6.5 से 7.3 में काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। 6.5 के नीचे वाले पीएच को हम लोग सॉइल कहते हैं विच इज़ एसिडिक, एंड 7.3 से ज़्यादा वाले को हम कहते हैं अल्कलाइन। ओके, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, फॉर द प्लांट ग्रोथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18, एक्सप्लेन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ठीक है, तो रोस्टिंग क्या होता है भैया। ये प्रोसेस जहाँ पे कोई भी सल्फाइड और को हम लोग क्या कर लेते हैं, हीट करते हैं। याद कर लेना, यहाँ पे जो आपको मेन चीज़ याद करनी है वो ये है कि हम उसको हीट करते हैं एंड द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, एक्सेस ऑफ एयर में हम उसको हीट करते हैं कंपाउंड को, ताकि वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। और सिमिलरली जो कैल्सिनेशन है उसको हम लोग हीट करते हैं, अगेन सेम प्रोसेस है बट लिमिटेड एयर। ओके, ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम है, तो यही आपको ध्यान देना है। कैल्सिनेशन में हमारे पास जो कंपाउंड रहेगा वो कार्बोनेट बेस्ड रहेगा और यहाँ पे जो होता है वो सल्फाइड और रहेगा। ओके, चलिए चलते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, स्टेट द अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये है कि मेंडलीव जी ने और ये कुछ गैप जो है वो लीव कर लिया था ताकि न्यू एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उनको रखा जाएगा वहाँ पे। कौन से एलिमेंट डिस्कवर होंगे उन्होंने वही बता दिया था हम लोगों को। केमिस्ट नॉट ओनली एक्सेप्टेड मेंडलीव टेबल बट ऑल्सो कन्फर्ड हिम एज अ ओरिजिनेटर ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि ये बेसिकली लाइक किस तरीके से, ठीक है, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ये ज़्यादा ध्यान मतलब ज़्यादा अच्छी तरीके से मेंडलीव जी ने बताया था। नोबल गैसेस के लिए उन्होंने एक अलग ही कॉलम दे दिया था। उस टाइम पे वो नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, बट फोरकास्ट के हिसाब से उनको ये था कि नहीं, कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होंगे, तो उनके लिए उन्होंने कहा था कि जो मेरा टेबल बनाया हुआ है उसमें कुछ छेड़खानी मत करना, पीछे की तरफ एक और कॉलम बना लेना और उसको आप नोबल गैस या जीरो एलिमेंट्स के हिसाब से आप उनको प्लेस कर लेना। तो इतना काफ़ी अच्छे तरीके से टेबल जो है वो बना के गए थे। अब 19 के और की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द एटॉमिक रेडिया मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो क्या होता है, तो जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो उसमें कोई भी नया ऑर्बिट नहीं आता। देखिए, जैसे कि सोडियम, उसका नंबर होता है 11। ओके, तो क्या हो जाएगा 2,8,1। फिर आता है इसके बाद मैग्नीशियम जिसका नंबर होता है 12, तो क्या हो गया 2,8,2। फिर आता है एल्यूमिनियम 13 नंबर में 2,8,3। अब देखो कितने पीरियड है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 मतलब ये सब थर्ड पीरियड में लाइक कर रहे हैं। थर्ड पीरियड में मतलब कि कोई भी एक नया ऑर्बिट नहीं आ रहा है इसके अंदर। ओके, दूसरी बात ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा न्यूक्लियस का, वो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, खिंचाव ज़्यादा होगा, तो बट ऑब्वियसली एटॉमिक रेडिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। खिंचाव हो रहा है तो वो नज़दीक होंगे, ओके, दूर नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे ये टेबल भी दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। ओके बच्चा पार्टी, चलो आगे चलते हैं हम लोग। एक्सप्लेन गिवन द साइंटिफिक रीजन बाइल इज एन इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस दो इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। ठीक है, कोई एंजाइम नहीं होता इसके अंदर, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बाइल जो है वो अल्कलाइन नेचर का है, तो जो हमारा खाना एसिडिक फूड स्टमक से आता है उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर ले, ताकि पेंक्रियास में जो एंजाइम अवेलेबल है ना वो उसके अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, चलो नाउ 20 का और देख लेते हैं। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। ठीक है, हीमोग्लोबिन
अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा। तो देखो मेल्स में है ना 13 to 16 ग्राम चाहिए होता है पर 100 मिलीलीटर, और फीमेल में 12 to 15 ग्राम चाहिए होता है पर 100 ml। ओके, तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ब्लड की। ओके, जिसकी वजह से बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, बहुत फास्ट पंप करना पड़ेगा, और इससे जो इंसान होता है वो बहुत जल्दी थक जाता है। ठीक है, क्योंकि वो फास्टर ब्रीथ कर रहा है नॉर्मल से, तो जितना ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करेंगे उतना हम लोग थक जाएंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद डायग्राम हाउ न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट कैन बी प्रोड्यूस एसेक्सुअली। अब देखिए आपको पता है यहाँ पर, ठीक है, कि ये डायग्राम भी दिया हुआ है आपको कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसके अंदर नया प्लांट जो है वो रूट, स्टेम, लीव, ये कुछ पार्ट्स में से निकलता है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है ना कि बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड मतलब कि ऐसे कुछ सेल जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, तो ब्रायोफाइलम लीफ की जो मार्जिन है वहाँ पे आपको बर्ड्स नज़र आएंगे, और वही नया प्लांट जो है वो कन्वर्ट मतलब उसमें डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22, एट व्हाट पोजीशन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर सो दैट द इमेज इज फॉर्म एट द सेम पोजीशन। अब देखो सेम पोजीशन मतलब सीधी सी बात है, कहाँ रखा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी उसके नीचे ही बनता है। ठीक है, तो इसके लिए ये उसका परफेक्ट आंसर है। चलिए नाउ नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, ऑन विच फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। किस पे डिपेंड करता है, तो बेसिकली तीन चीज़ें होती है, लेंथ पे डिपेंड करता है एज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया पे डिपेंड करेगा एज इनवर्स प्रोपोर्शन, दूसरा नेचर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल कैसा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, निक्रोन है, ठीक है, कौन सी है, और इन सबको कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ओके, चलिए, हालांकि आपको कंबाइनिंग पूछा नहीं गया पर मैंने दे दिया। ओके, दिमाग देखोगे तो दिमाग में रहेगा, और कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो यू कैन राइट डाउन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, हाउ मच would be its power when it is used as 110 वोल्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा। ये सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब क्या कह रहा है यहाँ पे, द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब तो इज 220 वोल्ट, तो आपको यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है 220 और पावर दिया हुआ है 100। ठीक है, क्लियर। क्या बोल रहा है, हाउ मच वुड बी इट्स पावर। ओके, इसको P1 ले लेते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, पावर कितना होगा अगर हम लोग वोल्टेज जो है वो 110 वोल्ट ले लेते हैं। अब देखो बेटा, केस 1 और केस 2 के हिसाब से यहाँ पर है, तो पावर अगर 100 वॉट है तो वोल्टेज 220 हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज कम कर लेंगे तो पावर में क्या होगा, तो अब इनका कनेक्शन जो है वो बल्ब के साथ जुड़ा हुआ है। अभी जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो तो सेम ही एप्लीकेबल है, मतलब कि इनका रेजिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। तो आइए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर रेजिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा वो फॉर्मूला, वो हो जाएगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ओके, सो हमें R निकालना है, तो R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P। तो V क्या है 220 स्क्वायर अपॉन P कितना है 100। 220 मतलब 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है, और पीछे 2 जीरो आ गए, अपॉन 100, 0 0 कैंसल आउट, कितना हो गया 484 ओमेगा। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल गया। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, तो अब यहाँ पे हम लोग इसी रेजिस्टेंस को अप्लाई कर लेंगे, तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। अब V स्क्वायर क्या है 110 का होल स्क्वायर अपॉन R कितना है 484। 110 मतलब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और पीछे 2 जीरो आ गए, अपॉन 484। इसको आप डिवाइड करोगे बेटा तो आपको पावर मिलेगा 25 वॉट। ओके, क्लियर बच्चों।
तो ये आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। ओके, नाउ क्या कह रहा है, स्टेट द डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। ठीक है, तो क्या क्या तरीके हैं, तो बेसिकली 3 तरीके होते हैं। इफ़ अ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज अराउंड द कॉइल, अगर आप कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज कर लोगे तो बट ऑब्वियसली करंट जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, फिर दूसरा है, अगर आप कॉइल को मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो इंड्यूस करंट निकलेगा। एंड बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द अनदर कॉइल कीप देम क्लोज टू द कॉइल। ठीक है, अब एक कॉइल से दूसरे कॉइल की तरफ आप लेके जाओगे तो वो भी इसके अंदर आएगा। अब आपको टेक्स्ट बुक में 3 सिचुएशन एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक्सप्लेन की गई है। मैंने आपको यहाँ पे कंक्लूजन दिए, 2 मार्क का है ना इस हिसाब से। नाउ 25th क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम में क्या है, आपको खुद को पता है डिकम्पोजर्स आर द क्लीनर्स ना, वो तो क्लीन कर लेते हैं, एनवायरनमेंट पूरा क्लीन करते हैं ताकि कैसे जो डेड बॉडीज है वो डिकम्पोज होती रहे। डिकम्पोजर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मैटर की तरफ और उसको एज अ फूड कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके वजह से हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर। क्या क्या होगा, तो देखिए पहली बात तो वाइल्ड लाइफ जो है वो लॉस हो जाएगी, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। फॉरेस्ट नहीं होगा तो सॉइल इरोड हो जाएगी। ओके, और ग्राउंड वाटर लेवल जो होगा वो भी कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ द बिल्डिंग डैम। एडवांटेजेस तो 2 ही हैं, सीधी बात है, पानी स्टोर कर पाएंगे हम इरीगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। ओके, और कई बार कुछ जगह पे जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम होती है तो कैनाल्स बिल्ड करके हम लोग वहाँ पे पानी पहुँचा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट डिसएडवांटेज क्या होगा, यहाँ पे पानी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। ओके, दूसरी बात ये रहती है कि बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो काटना पड़ता है ना, लाइक डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, लोगों को हटाना पड़ता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, डिसलोकेशन हो जाता है लोगों का, तो उनके आसपास जो रहते हैं कैनाल के और दूसरे सोर्सेज जो होते हैं, ओके, सो दे कैन ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक शुगर केन, राइस, वाइल पीपल फार्दर जो होंगे उनको कम पानी मिलेगा। तो बेसिकली आपको 2 कहे हैं, मैंने डिसएडवांटेज में आपको 4 दिए, आपको जो भी 2 अच्छे लगते हैं वो लिख देना। हालांकि दिस इज़ नॉट द डिसएडवांटेज, ये तो मैंने कंक्लूजन स्टेटमेंट में 3 है, तो आप कोई भी 2 इसके अंदर लिख दीजिएगा। ओके बच्चों, सो यहाँ पे आपका सेक्शन बी जो है वो होता है फिनिश। आई होप आपको आंसर समझ आ रहे होंगे। तो चलो बच्चों, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग सेक्शन सी जो है वो डिस्कस करेंगे। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितना आप हेल्प करेंगे उतना भगवान आपकी हेल्प करेंगे। तो जो बच्चे बेचारे मशक्क़त कर रहे हैं वहाँ से ढूंढने में, उनको आंसर ईजिली मिल जाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।